Hello everyone. Good afternoon, friends. Hello guys. Hello Preeti. Hello Sophia. Welcome. कैसे हो दोस्तों? वॉइस क्लियर है? ओके। चलिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। देखते हैं, कुछ जनरल बातें करते हैं थर्मो के ऊपर। चलिए, आई होप गाइस आप लोग क्लासेस को शेयर करके आए होंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो, इन बैचेस को कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। आपको बस एक रेफरल कोड यूज करना है और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज प्राइजेस बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है दोस्तों। अभी तक हुई नहीं है, आपकी डिमांडिंग की वजह से हम लोगों ने थोड़ी सी और एक्सटेंड कर दी है, तो मे भी जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो जाए। तो आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रिचा लाइव रेफरल कोड है, ये रेफरल कोड 10% ऑफ दिलाएगा आपको आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ओके, तो इसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज ले लीजिए, बिकॉज मंडे से मैं भी आपके प्लस पे आपको कंप्लीट कोर्स की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जो कि मंडे से 12 PM आपको रेगुलर मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हो उसे। ओके, सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी प्राइसेस क्या इंक्रीज होगी आप लोगों के सामने ऑब्वियस है, आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। फटाफट से ज्वाइन कर दीजिए। अगर गेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो आप 10:30 पर मुझे ज्वाइन करिए अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ज्वाइन ऑन यूट्यूब। ओके, जैसे आप यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन करते हो, आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, आप रेगुलर ले सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग आभा, वेलकम। सो अगर कंप्लीट कोर्स के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको प्लस जो कोर्स ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। प्लस पे आ जाइए, रिचा लाइव रेफरल कोड है, यूज करिए। आपके ऐप पर, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उनके ऐप पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप बस जाइए, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपको जो चूज करना है वो अब है 24 मंथ। यहाँ पर रेफरल कोड पूछा जाता है, आप बस एंटर करिए रिचा लाइव। ठीक है, जैसे आपने एंटर किया, आप लोगों को बस फिर 10% आप लोगों को यहाँ पे ऑफ दिख जाएगा। 10% इंस्टेंटली ऑफ हो जाएगा। फिर पेमेंट मेथड पे आप चल जाना, क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेना, ताकि 10% और लेस हो जाए। ओवरऑल 20% का बेनिफिट आराम से हो जाएगा। हेलो लखन, वेलकम। थर्मोडायनामिक्स। चलिए, सो मेरे से पहले किसी ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है? एक्चुअली मैंने जनरल इंट्रो तो दिया हुआ है, एक बार पढ़ेगी। आप में से किसी ने भी पढ़ी है, जो भी मुझे अभी सुन रहा है? एनीवन? नहीं? यस और नो गाइस? पहला पढ़ा है सोफिया? पढ़ा है आपने? देखा होगा, या लाइव क्लास ली थी सोफिया, या रिकॉर्डेड में लिखी है? चलो, चलिए गाइस। हाँ, मुझसे पढ़ा है क्या थर्मोडायनामिक्स? मुझसे पढ़ी है क्या? मैं वही पूछ रही हूँ, मेरे से किस किसने पढ़ा है? चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। चलिए, पहले तो ये बता दो, अच्छी लगती है नहीं लगती? वॉइस क्लियर है, वीडियो वॉइस दोनों क्लियर है? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थर्मोडायनामिक्स अच्छी लगती होगी, समझ में आ जाती होगी जल्दी। बेसिकली अगर मैं बात करूं बेसिकली अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स आपके दो टर्म से, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, तो आपके बेसिकली दो टर्म से मिलकर ये बना है। तो आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? ओके गाइस, आप लोगों के लिए वो दो टर्म से, एक होता है थर्मो और एक है आपका डायनामिक्स। राइट, आप लोगों के लिए बेसिकली दो टर्म्स है, एक थर्मो है, एक डायनामिक्स है। ठीक है, थर्मो को अगर मैं बात करती हूँ, तो थर्मो यहाँ पर मेरे दो टर्म से, थर्मो को एक मतलब देखा जाए तो यहाँ पर मैं इंडिकेट करूंगी हीट से। थर्मो का मतलब मैं ले रही हूँ यहाँ पे हीट। ठीक है, कई कई जगह इसको वर्क भी बोला हुआ है, आप वर्क भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हीट जनरली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और डायनामिक को अगर मैं बात करती हूँ, तो फिर मैं बात करती हूँ मोशन से। ठीक है, ये दो चीजें हैं आप लोगों के लिए, थर्मो और डायनामिक्स। यानी आप लोग बेसिकली इसमें क्या पढ़ने वाले हो? हीट का मोशन पढ़ने वाले हो।
ठीक है, हीट कैसे मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से मोशन कर रहा है, बेसिकली हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक आम भाषा में हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग बोलते आ रहे हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। डन है, यही लैंग्वेज बोलते हो आप लोग। बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, हीट का फ्लो हो रहा है। हीट का फ्लो कहाँ हो रहा है आप लोगों के लिए, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। कोई आपका सिस्टम है और कोई सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, इनके बीच में आपका हीट फ्लो हो रहा है। अब वो सिस्टम से सराउंडिंग हो रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम हो रहा है, उसकी बाद में बात करेंगे। मैम यूट्यूब पर भी है ये क्लास, मेरी याद नहीं है, मुझे पहले ली होगी मैंने, जब मैंने शायद दिसंबर के सॉरी जैन के एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रही थी, तो शायद तब ली होगी, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, होगी शायद, होनी तो चाहिए बट होगी शायद नहीं। ये अभी क्या बोल रहे हो, ये जो मैं भी पढ़ा रही हूँ वो अभी क्लास यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे ये क्लास आपको मिलेगी, बताए कब, जब मैंने जून 2020 की जब मैंने प्रिपरेशन करवा रहे थे हम लोग, तब शायद करवाया। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं दो वर्डिंग ले रही हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग। थर्मोडायनामिक्स, हीट का फ्लो हो रहा है इनके बीच में। बेसिकली ये चीज आती है, मुझे नहीं मतलब कि हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, कब आ रही है, हीट का फ्लो है। बेसिकली हम लोग डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, यानी हम लोग डेफिनेशन, आपके थ्योरी पेपर नहीं है, आपका एमसीक्यूज पेपर है, तो डेफिनेशन तो डेफिनेटली नहीं पूछी जाएगी, है ना। बट हमें पता होना चाहिए कि ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री की या भौतिक रसायन की वो विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान की वो शाखा, हिंदी मीडियम से है भाई कोई, वो यही पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या करते हैं, जो हीट फ्लो होता है उसकी हम लोग, उसको हम लोग देखते हैं, इसी को ही हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप लोग 11th 12th की, अगर 10th 11th 12th की मैं बात करूँ, तो वहां पर हम लोग जो हिंदी मीडियम से है उनको बहुत अच्छे से पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम से हो ना, तो ऐसे ही कुछ पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो मैंने बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड्स बोले, एक बोला है सिस्टम, दूसरा बोला है सराउंडिंग। ठीक है, दो वर्ड्स बोले हैं मैंने। आप लोगों का सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे और सराउंडिंग हम लोग किसे कहेंगे, अब दो इंपॉर्टेंट चीज आई है, तो इन दोनों इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग कहते किसे, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, ये सुनो, चलो मेरी मेरी लैंग्वेज सुनना, आप लोगों को अगर पता होगा, तो हम लोग एक लाइन बोलते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के लिए, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी हैव, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना, हम लोग एक लाइन बोलते हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी हैव सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। याद आया, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसपे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे मान लो आपकी पुलिस है, पुलिस के पास में कोई ना कोई केस आता है, तो वो इन्वेस्टिगेट किसे करते हैं, उस केस पर करते हैं, बाकी बाहर की चीजों से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो जो केस है वो सिस्टम है उनके लिए, है ना, और बाकी रेस्ट पार्ट उनके लिए सराउंडिंग है। मैम ये कौन सा टॉपिक है, थर्मोडायनामिक्स है, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या हो गया, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो आपका सिस्टम हो गया। रेस्ट पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। डन है यहाँ तक। तो सिस्टम और सराउंडिंग को समझने के लिए, जैसे सपोज दैट ये आपको ब्लैंक एक लाइन पेपर दिख रहा है, बिल्कुल साइड आपको पूरी ब्लैंक दिख रही होगी, ये इसमें से सिर्फ इस पार्ट को मैं देख रही हूँ, तो ये पार्ट मेरा कहलाया सिस्टम, और रेस्ट जो भी ये ब्लैंक जो स्लाइड दिख रही है वो मेरी क्या कहलाई, सराउंडिंग। डन है यहाँ तक, बताइए फटाफट से क्या है। गुड नून लारा, वेलकम। डन है यहाँ तक, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को, जैसे आप लोगों को एक मैं बॉक्स में दिख रही हूँ अच्छे खासे, ठीक है, ये जो बॉक्स है, जिस जिस जगह देखो, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का कर्टन भी दिख रहा होगा पीछे मेरे, है ना, तो जहां जहां मैं दिख रही हूँ वो सिस्टम हो गया, क्योंकि आप मुझे कहाँ देख पा रहे हो, सिर्फ इसी जगह तो देख पा रहे हो, ग्रीन कलर की जगह मैं नहीं दिख रही हूँ आपको, राइट।
तो वो पार्ट हो गया आपका सराउंडिंग और ये पार्ट हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम और सराउंडिंग को एक बहुत ही एक लाइन डिवाइड करती है जिसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या कहलाएगा वो? बाउंड्री। बात क्लियर हुई मेरी? सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करने वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है अलग अलग में। ठीक है, ये बाउंड्री कैसी होती है दोस्तों? ये बाउंड्री आपकी रियल होती है और इमेजिनरी होती है। कैसी होती है? हम लोग बेसिकली बोलते हैं इसको रियल एंड इमेजिनरी। डन है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अब कहीं पूछेंगे कि मैम रियल कैसे होती है, इमेजिनरी कैसे होती है, कुछ एक्सप्लेन करो। एग्जाम एक बार भी किसी ने दिया है नेट का या कोई भी एग्जाम, एमएससी का एग्जाम, नेट का एग्जाम दिया तो होगा। एग्जाम तो कभी दिए होंगे आप लोगों ने ना। आप लोगों के अगर थर्मो से ये रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आप लोग जो बाउंड्री है उसको एक्सप्लेन करो सिस्टम या सराउंडिंग, तो बेटा क्या करा करो? दीवार होती है ना अपने रूम में, उसमें जोर से दीवार में सिर लगाया करो, बहुत एकदम प्रेशर से। अगर आपके सिर में लगती है, देखो दीवार को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको लगती है तो वो रियल है, अगर आपको नहीं लग रही है तो फिर वो इमेजिनरी है। बात समझ में आई मेरी? बहुत क्लियर कट है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो रियल है, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है उस बाउंड्री से तो फिर वो इमेजिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इस रूम की जो वॉल है, अगर मैं उसको मतलब मेरे हाथ पैर या मैं उसको मारूंगी तो मेरे को दर्द हो रहा है। मेरे को अगर दर्द हो रहा है तो वो रियल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिस्टम लिया, अब मैं ऐसे ऐसे हाथ कहीं कर रही हूँ, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर वो हमारी क्या है? इमेजिनरी है। अब कोई भी अगर आपसे ये ऐसा सवाल पूछे ना कि बाउंड्री रियल या इमेजिनरी, तो उसको पकड़ना और जोर से लगाना। अगर उसको दर्द हो रहा है तो रियल है, नहीं हो रहा तो इमेजिनरी है। ठीक है, करना मत यार। ठीक है, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था, करना मत ऐसा, है ना, गलत बात होती है। चलो, डन हुआ? क्लियर है? गुड आफ्टरनून सुमन। तो बाउंड्री दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक रियल पढ़ेंगे, एक इमेजिनरी पढ़ेंगे। बेसिकली ये चीज बोली जाती है। आगे चलिए, मैं क्या बोल रही हूँ, इस बाउंड्री पर, ये बाउंड्री बहुत काम की होती है दोस्तों। जो भी काम होता है हीट का फ्लो, बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ हीट। जो जो हीट का जो फ्लो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो इसी बाउंड्री पर होता है। कहाँ होता है आपके हीट का फ्लो? इसी बाउंड्री पर होता है। तो हीट और वर्क, बेसिकली मैंने वर्क भी लिया है, पर आप वर्क नहीं लो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वर्क लेना जरूरी है, बट हीट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हीट का जो फ्लो होता है वो इसी, इसके एग्जाम्पल का यूज ना करें प्लीज, वो मैंने ऐसे समझाया था। तो मेरी कोई बात नहीं, मैं नहीं समझ में आया तो ठीक है। जो बाउंड्री होती है उस पर हीट का जो फ्लो होता है वही हम लोगों को देखना है। ठीक है, कोई बात नहीं गिराज, अगर आपने नहीं सुना हो, नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो बस मुझे समझाने के लिए कि बाउंड्री रियल और, कई बार क्या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रियल क्या होती है, इमेजिनरी क्या होती है ना। तो उसको समझाने के लिए क्या है, वॉल है आपके घर में, दरवाजे पे दीवार तो होगी ना, चार दीवारी, उन दीवारों पर जोर से मारना। ठीक है, अगर आपको दर्द होता है तो फिर वो रियल है। ठीक है, अगर मान लो आपने इमेजिनेशन किया है कि यहाँ कोई डब्बा है, अगर मैं ऐसे हाथ कर रही हूँ तो फिर वो इमेजिनेशन आप लोगों की बाउंड्री। ठीक है, चले हम आगे। आगे देखो, चलिए दोस्तों, अगर नेटवर्क में ना प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे बता देना, है ना। अगर वॉइस में, वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है हल्की से, बिकॉज यहाँ पे बारिश सा हो रहा है, तो फिर आप प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, चलिए, मैं बेसिकली बात कर रही हूँ बाउंड्री की। तो मैंने बाउंड्री के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई? बाउंड्री के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि वो रियल या इमेजनरी होती है। और बाउंड्री इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जो भी हीट का फ्लो होता है ना वो इस बाउंड्री पर ही होता है। बेसिकली इस बाउंड्री पर ही आप लोग सारी चीजें देखने वाले हो, हीट होगी या जो भी फ्लो हो रहा है ना जिस भी चीज का, वो इस बाउंड्री पर ही होगा। मुझे बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करने के लिए बाउंड्री है ये मेरी, यस और नो? यानी मैं किसी चीज को सिस्टम बोल रही हूँ और किसी चीज को सराउंडिंग बोल रही हूँ, तो उसके लिए क्या है? बाउंड्री आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे ये मतलब नहीं है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि किसी सिस्टम में एनर्जी ली और किसी सिस्टम ने एनर्जी दी, आप दो चीजें बोलते हो, एनर्जी को लेना, एनर्जी, एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही है, एनर्जी इसमें आ रही है, हम लोग ये चीज बोलते हैं ना। तो वो क्या मतलब हुआ उसका? इस
इस सराउंडिंग से या तो एनर्जी अंदर की तरफ जा रही है या इस सराउंडिंग से एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, और वो किस मीडियम से जा रही है, वो इसके मीडियम से जा रही है, इस बाउंड्री के मीडियम से, यानी बाउंड्री से इधर आते ही तो बाहर गई, इधर आते ही अंदर आई। बात समझ में आई? तो जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, हम इस बाउंड्री को ध्यान में रखकर पढ़ने वाले हैं। अंदर जाने के बाद में सिस्टम में कहाँ जाकर इकट्ठी हो रही है उससे मतलब नहीं है, या बाहर निकलने के बाद में कौन से पॉइंट पे जाकर इकट्ठी हो रही है मुझे उससे मतलब नहीं है, इधर से इधर आ रही है या इधर से इधर आ रही है मुझे इससे मतलब। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोगों के लिए बेसिकली अब मैं वर्ड हमारा यूज में आया सिस्टम, राइट? सिस्टम कितने तरह के होते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है। तो बेसिकली अगर मैं सिस्टम को देखना चाहूँ तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। ठीक है, एक आप लोग पढ़ते हो ओपन सिस्टम, एक आप पढ़ते हो क्लोज सिस्टम, और कौन सा पढ़ते हो? क्या बात है, हाँ वाह। एक पढ़ते हैं हम लोग आइसोलेटेड। ठीक है, हम लोग 3 सिस्टम पढ़ते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्लोज सिस्टम की अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात करने चाहूँ तो मैं बोलती हूँ कि आपका ये जो सिस्टम है, ये जो भी बॉक्स लूंगी वो आपका सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम से इस सराउंडिंग के बीच में आप लोगों का हीट फ्लो होता है। हीट और मैटर बोलूं या मास बोलूं, एक्सचेंज होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इस बाउंड्री पर ही हीट और मास आपके एक्सचेंज हो सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका सिस्टम हो गया। यहाँ पर क्या क्या एक्सचेंज होगा बताओ यार, आप बताओगे? नो मैटर, ओनली हीट। ओके, देखो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होती है आपकी बाउंड्री। क्या होती है? हीट एक्सचेंज होती है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो मास आप लोगों का क्या होता है, एक्सचेंजेबल नहीं होता। बात क्लियर है यहाँ तक? एरो बनाओ फिर उसको काटो, तो हमेशा हमेशा याद रहता है। अगर मैं आइसोलेटेड की बात कर रही हूँ तो आपका सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड की बात कर रही हूँ तो आपका सिस्टम में ये जो आपकी हीट हो रही है और आपका जो मास हो रहा है, ये दोनों ही एक्सचेंजेबल नहीं होते। ना तो कोई इधर का इधर जाता है, ना कोई इधर का इधर आता है। क्या हुआ गिरिराज? नो मैम क्यों बोला? कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, समझे नहीं? समझाती हूँ। समझाया तो है ही नहीं अभी तक मैंने तो। ना चाहता है मैं चलो बढ़िया, आपको आता था। अब मैं समझा रही हूँ, आप समझना। समझाया नहीं अभी तक मैंने, समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। आपके 3 सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। जर्नल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। सर्दियों का मौसम चल रहा है, हाँ बोल दो यार, चल रहा है ना? गर्मियों का मौसम आने वाला है। अच्छा, सर्दियों में गर्मी लगती है या गर्मियों में गर्मी लगती है? बारिश तो चल रही है अभी, मावट आ गई। सर्दियों में गर्मी लगती है या गर्मियों में गर्मी लगती है? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को उल्टा भी होता है, किसी के वो एक्सेप्शन होता है ह्यूमन में, तो उनकी बात नहीं कर रही मैं, जिनको उल्टा लगता है। सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी। अगर मैं बोलूं सर्दियों में धूप में जाके बैठो, आप बैठ सकते हो? है? सर्दियों में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 घंटे धूप में बैठना है, हिलना नहीं अपनी जगह से, आप खुशी खुशी बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। वही बात अगर मैं गर्मियों में आपको बोलूं कि आपको 3 घंटे बिना हिले हिले एक जगह बैठना है, धूप में बैठना है, आप बैठ सकते हो? इम्पॉसिबल है। यही चीज अगर मैं गर्मियों में बोलूं आपको कि आपको धूप में बैठना है, तो आप बोलोगे मैम कुछ भी करवा लो, ये काम मत करवाओ बस। है ना? यही बोलते हैं हम लोग, यही सोचते हैं हम लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बड़ा सा बीकर है। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ध्यान से सुनना
हीट और वर्क दोनों एक्सचेंज होते हैं। वर्क को छोड़ो एक बार, हीट और मास आप लोगों के लिए मिलेगा तो आभार रेडी है। देखो हीट और मास आपके दोनों एक्सचेंजेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये सिस्टम है, जैसे मैं खुद एक सिस्टम हूँ, समझना। आप ह्यूमन पे लेकर समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपकी जनरल थिंग्स पे लेकर समझते हो किसी भी एग्जांपल को, काफी अच्छे से समझ में आता है। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं खुद हूँ, अगर मैं अभी धूप में बैठती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आराम से सूटेबल हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। आप मुझे 1 घंटा बैठाओ चाहे 10 घंटे बैठाओ, मैं आराम से बैठ सकती हूँ। लेकिन अगर वही चीज मैं अगर गर्मियों में लेकर जाऊं तो आप लोगों को गर्मी लगने लगती। कभी आप लोगों ने धूप में बैठकर अपनी छाया को देखा है? आप धूप में बैठ जाते हो, आपकी रिफ्लेक्शन जो छाया पड़ती है, तो आपने उसको देखा, उसमें से कभी कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ ऐसे धुआं सा निकल रहा है हमारे सिर में से, कहीं से भी? मतलब कभी गौर से देखना, अगर धूप निकल रही हो तो देखना आप लोग, है ना? तो आप एज अ ओपन सिस्टम काम कर रहे हो धूप के अंदर। नहीं देखा ना, तो मैं बोल रही हूँ बैठना, धूप निकल रही हो तो बैठना और देखना। आप धूप में आने के बाद में एज अ ओपन सिस्टम, आप अगर सर्दियों में भी 1 घंटा 2 घंटा बैठते हो ना, तो आप बहुत गौर से अपनी छाया को देखना। और उसमें से धुआं सी ऐसा लग रहा है जो कोई पानी के अंदर से भाप नहीं निकलती है, वैसे आपके अंदर से निकल रही है। ठीक है? अरे मास कम नहीं होता, मैं तो सिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आप खुद एज अ ओपन सिस्टम काम कर रहे हो। समझ में आया? एक बात बताओ, अब हाँ 75% अपनी बॉडी में वाटर होता है। हाँ हाँ, पानी का यूज होता है अपनी 75% अपनी बॉडी का पार्ट, है ना? अब ध्यान से सुनना, 71 होता है, चलो 71 रख लो, 70 तो होता है, इतना मान रहे हो ना? देखो मैं बायो में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है? 70 के लगभग मान लो, लगभग 70 लगभग होता है, ठीक है? तो वो जो पसीना निकलता है, क्या वो भी पानी का ही पार्ट है? मास तो कम हुआ, आ गया आपका मास। अब बोलना मत, क्योंकि मेरे को मेरी बात प्रूव करने के लिए मेरे पास हजार एक्सप्लेनेशन है, मैं कैसे ना कैसे अपनी बात को प्रूव कर दूंगी। तो बीच में मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आपने चाय, आप चाय दूध पीते हो? चाय दूध कॉफी गरम हॉट चीज पीते हो ना? आराम से पीते हो। तो चाय जो पीते हो, उस चाय के कप को देखना, मतलब एकदम गरम गरम चाय आपके कप में है, आप उसको देखना, उसमें से आप लोगों के लिए वेपर्स निकलती है। यानी आपकी जो चाय था वो आप लोगों के लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, उसका मास कम हो रहा है ना? उसका मास कम हो रहा है, धीरे 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 धीरे, टाइम लगेगा लेकिन होगा तो सही ना उसका कम, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही हमारा। तो वही चीज है, ओपन सिस्टम किसी बड़े से बर्तन में अगर आप पानी लिख देते हो तो वो कभी ना कभी आप लोगों के लिए वेपर बन के हवा में उड़ेगा, वो आपका ओपन सिस्टम। उसी बर्तन को अगर आप ढक देते हो तो फिर वो आपका क्लोज सिस्टम। बात समझ में आई? उस चाय के कप को आप ढक दो, वेपर तो निकल रही है, लेकिन वेपर कहाँ जा रही है? वो जो आपने उसके ऊपर जो ढका है उसको, उसके ऊपर आकर इकट्ठी हो जाती है। हम लोग देखते हैं ना कई बार पानी की बूंदे बन जाती है हमारे लिए, तो वो बहुत अच्छा सा है, ठीक है? चलिए, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, आइसोलेटेड की बात कर रही हूँ। क्या एग्जाम्पल आता है मन में? आइसोलेटेड सिस्टम ये होगा, एनीवन, कोई भी, क्या एग्जाम्पल पढ़ते हो बताओ? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या एग्जाम्पल पढ़ते हो गाइस? अब यार इतना कोई, थर्मस, और कोई बोलिए, नो वन? थर्मस ही पढ़ते हैं क्या? अरे और किसी ने नहीं पढ़ा क्या आइसोलेटेड? ना तो हीट इधर की इधर जा रही है, ना कोई मास में चेंजेस आ रहा है। मास में तो क्लोज सिस्टम में बंद कर दिया था, लेकिन हीट तो फिर भी फ्लो हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब आप चाय को ढकते हो ना तो वो भी गर्म हो जाता है। करना किसी दिन, नीचे से गैस चालू कर देना, एक पतीले में पानी रखना, उसको ढक देना, हाथ से नहीं उठा पाओगे क्योंकि वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है? तो हीट तो फ्लो हो ही रही है कैसे भी हो। मिल्टन का थर्मल फ्लास्क, ध्यान से देखना, आइसोलेटेड सिस्टम का आप जो थर्मस फ्लास्क बोल रहे हो, मिल्टन बोल रहे हो, ये सब ठीक है, किसी ने मना नहीं किया है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं है। ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है। आप बोलो आइडल थर्मस फ्लास्क। आप आंसर क्या बोलोगे? आइडल थर्मस फ्लास्क। अब ध्यान से देखना, मैं एक चीज बोल रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे
गर्म पानी पीते हो आप लोग, है ना? आपकी मिल्टन की बॉटल है, आप थर्मस है, जो भी है आपके पास एक्स वाई जेड, है ना? किसी में भी मान लीजिए आप लोगों को ना तो हीट का एक्सचेंज कर रहा है ना वो मास बदल रहा है, आपने बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दिया, अंदर आप लोगों ने इंसुलेशन वाला चीज इंसुलेट कर दिया उसको, है ना? आप लोग उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एक बात बनाओ, मैंने गैस पे से पानी उतारा, मैंने उस बॉटल में भरा, उसको बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने नहीं खोल रही हूँ, मैं आज नहीं खोला मैंने, कल नहीं खोला मैंने, ठीक है? फिर मान लो कल रात से मैंने खोला, सुबह भरा, रात को, कल रात को मैंने खोला, एक दिन बिल्कुल नहीं छेड़ा उस बॉटल को, और जो वो बॉटल जहां रखी थी ना उसको वहां से हिलाया भी नहीं मैंने। मुझे बताओ क्या पानी उतना ही गर्म मिलता है जिस दिन हमने जो भरा था वैसा का वैसा हमें वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। यार पहले हम लोग उंगली भी नहीं डाल पा रहे थे, वो पानी इतना गर्म था। अब हम पी सकते हैं उस पानी को, वो इतना ठंडा हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने तो पानी डाला है, उस बॉटल को मैंने हिलाया नहीं है वहां से, वो जहां थी वो वही है। ना तो कोई हीट एक्सचेंज हुई, ना उस बॉटल को खोला, ना उसको हिलाया, और ना ही किसी तरह का मास एक्सचेंज हुआ, फिर भी वो पानी ठंडा क्यों हुआ? क्या आप मानते हो मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एनर्जीज होती है? सिस्टम की वजह से। सिस्टम तो कंटेनर में बंद कर दिया ना, सिस्टम की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मॉलिक्यूल में एनर्जीज प्रेजेंट होती है? हर मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी होती है ना? और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे एक चीज बताना, क्या आपके मॉलिक्यूल आपस में टक्कर कर रहे हैं क्या? भाई मैंने पानी की एक बूंद थोड़ी डाली है, मैंने तो भरा है उसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक। अपने आप टक्कर तो हो ही नहीं ना उसमें बैठे बैठे, कॉलिजन कुछ तो करेंगे ही, वो ठाले थोड़ी है, कुछ तो करेंगे ही ना, वो मत हिलाओ उनको, कभी ना कभी तो टकराएंगे आपस में आके, है ना? तो वो जो टकराने से उनकी एनर्जी क्या हो रही है? अपने आप कम हो रही है। इस वजह से हम लोग थर्मस फ्लास्क को इसमें बोलते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। लिखने पर आगे ये वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, आइडल थर्मस फ्लास्क, जिसके लिए 100% हम लोग श्योर रहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना? वो आप लोगों के लिए 3500 की इनकी जो बॉटल आती है ना मिल्टन की, वो आइडल थर्मस फ्लास्क नहीं है, अच्छा वाला आता है वो, फिर है ना, हमारा खूब ज्यादा पैसे लेकर जाता है, ठीक है? तो फिर भी उसमें गारंटी नहीं है कि हमेशा हमारा, मतलब हमारा गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है? तो थर्मल फ्लास्क बोलते हो, पर अप्लाई मत करना है इसमें, किसी को भी पूछे तो अप्लाई मत करना। डन है? ओके, सो डन है आप लोगों को ये सारे सिस्टम। अब मैं बेसिकली बात करती हूँ, एक आपके प्रोसेस होता है, गुड नून, व्हाट्स योर गुड नेम? चलिए, आइए, अब ध्यान से देखना, एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है? उनका नाम ही तो नहीं है, उनका अच्छा खासा उन्होंने लिख रखा है, इंदिरा गांधी की बेटी। ओके, सो व्हाट्स योर गुड नेम? चलिए, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है आप लोगों ने, जानते हो? समझूंगी समझाऊंगी बाद में। इसमें दो तरह के आप लोग सिस्टम पढ़ोगे, एक सिस्टम पढ़ोगे क्लोज सिस्टम, एक सिस्टम आप लोग बोलोगे ओपन सिस्टम। क्या याद है आप लोगों को? बी नहीं है, वो वी है, सुमन। चलिए, अरे पढ़ ले हम लोग, या आप इसी पे डिस्कस करना चाहते हो? चलो, हे भगवान रुको, मैं बंद कर दूं क्लास और आराम से डिस्कस करो। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में बेसिकली अंतर क्या है? मैं ओपन सिस्टम की अगर बात करती हूँ तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग एक देखते हो,
आप लोगों ने एक्सीडेंट की न्यूज़ेस पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना, कई बार एग्जाम पेपर में आती है, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया ना, रोड एक्सीडेंट में बेसिकली बात। तो कई बार न्यूज में ये भी आता है कि आप लोगों के लिए टायर ब्लास्ट हो गया, इस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी पलट गई, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। टायर फट जाते हैं ना, कभी एक्सपीरियंस किया है टायर फटना वाला? कभी किसी गाड़ी में अगर आप रहे भी होंगे तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर इनकेस ऐसा हुआ नहीं हो आपके साथ, बट आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या खुद के साथ भी कभी हुआ होगा, ठीक है। तो जो टायर ब्लास्ट होते हैं ना, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन से होते हैं? वो एडियाबेटिक प्रोसेस के ओपन सिस्टम की बात होती है। अचानक से टायर ब्लास्ट हो जाना, यानी हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, सिस्टम के अंदर हीट इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो ब्लास्ट ही हो जाता है, मतलब वो रह नहीं पाता। उस एक्स्ट्रा आप लोग एक्स्ट्रा खा लेते हो तो आप सो नहीं पाते, है ना, हम बोलते ना पेट में दर्द होने लग गया खाने खाने की वजह से, इतना खाया ही क्यों था जब पेट में दर्द हो रहा था। तो कब तक नहीं सोओगे जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर होती है, टायर में इतनी ज्यादा हीट आ जाती है आप लोगों के लिए कि जिसकी वजह से वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लोज सिस्टम की जो मैं बात करूंगी, तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? क्लोज सिस्टम का, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्लोज सिस्टम का मतलब हो जाता है कि ना तो हीट का कोई एक्सचेंज होने वाला है भाई साहब, और ना ही कोई मास का एक्सचेंज होने वाला है, यानी क्लोज सिस्टम आप लोगों के लिए आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करने लग जाता है। डन है? क्लोज सिस्टम किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग बाद में समझेंगे जब मैं एडियाबेटिक, तो ये याद रखना, एडियाबेटिक में दो ही प्रोसेस आप पढ़ोगी, ओपन और क्लोज, ठीक है। मैम आइसक्रीम इनसाइड बॉक्स किसका एग्जाम्पल बता रहे हैं? ओपन सिस्टम का। चलिए, ठीक है, तो याद रखना आप लोग ये पढ़ने वाले हो क्या? क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम के बारे में आप लोग बात करने वाले हो। अब मुझे बताओ, थर्मोडायनामिक्स आप लोगों के लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? थर्मोडायनामिक्स अगर किसी चीज में देखने वाली हूं मैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में काम आएगी या माइक्रो में? एनीवन, कोई भी अपना अपना आंसर दो। आप ही बताओ, मैं तो बताऊंगी कुछ है ही नहीं। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी बोलूं या मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलूं? तो मुझे बताओ, मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ तो किसी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, मतलब कोई लार्ज नंबर होगा आप लोगों के लिए पार्टिकल का, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो लार्ज स्केल पर आप लोग देख सकते हो? हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा वॉल्यूम हो गया, लार्ज नंबर पर हम लोग देख सकते हैं, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर थर्मोडायनामिक्स की फॉर्मूला अलग अलग क्यों है? अलग अलग नहीं है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूलेज अलग अलग नहीं कहूंगी मैं उसको, अलग अलग नहीं होते हैं आपके, वो थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ होता है, और ये बायो वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितनी केमिस्ट्री में काम आती है उतनी यही पढ़ते हैं हम लोग। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में देखते हैं तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या देखते हैं, बिल्कुल, हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, आप लोगों के लिए डेंसिटी हो गई, उसके लिए विस्कोसिटी हो गई, आप लोगों के लिए सरफेस टेंशन हो गया। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो मैक्रो स्केल पे आप लोग काउंट कर सकते हो, वो सारी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मैम मैं रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा, ओके राय, चलिए, ओके। मैम ये कमेंट कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कमेंट? चलिए, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ, ओके, सो अब देखना, स्टेट ऑफ आप लोगों के लिए सिस्टम, सिस्टम की स्टेट क्या होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। टिकट कंफर्म कराने जा रहे हैं, ओके देन चलिए।
ठीक है, वो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाती है। लाइंस को, वर्ड को समझना, मैं बोल रही हूँ स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है वो आप लोगों के लिए क्या कहलाती है? स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाती है। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मेरा कोई ए सिस्टम है जिसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या है? क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम्स। ये इनको मैं क्या बोलूंगी? स्टेट वेरिएबल्स बोल सकती हूँ। प्रॉपर्टीज नहीं लेकर हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोल रहे हैं, यानी किसी एक स्टेट को डिफाइन करने के अलग अलग टर्म्स है आपके पास। इस स्टेट में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये तीन चीजें यूज में लिए तो मेरे ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाएंगे। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी भी स्टेट में तभी कहलाएगा जब सिस्टम को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टीज, क्या बोला मैंने? कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी भी स्टेट में तभी कहलाएगा जब सिस्टम को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी समय के साथ, टाइम के साथ एक्सचेंज नहीं हो, बदले नहीं, ट्रांसफर नहीं हो, कहीं पर भी किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं हो उनमें। ठीक है, तब तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक्स में है, अदरवाइज वो थर्मोडायनामिक्स में नहीं है। बात समझ में है? सपोज दैट, अब मैं समझाती हूँ उसको। कोई ए है, उसको उससे मुझे बी बनाना है। ए के लिए मेरे स्टेट वेरिएबल्स है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, T1, V1 और P1। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझा रही हूँ। आप लोगों के लिए कोई ए है जिसके लिए मेरा स्टेट वेरिएबल्स क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इसको T1, P1, V1 मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया। ये मान लो आप लोगों ने कुछ भी लगाया, कोई भी हीट दे रहे हो, कोई भी कैटलिस्ट आप लोग यूज दे रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं। प्रोडक्ट बनना है, लास्ट प्रोडक्ट में जैसे ही जाएगा वहां पर भी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आ रहे, तीनों चीजें, तीनों वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी कि ये थर्मोडायनामिक्स में है, स्टेट में है या नहीं। बेसिक सी बात हो रही है। तो ये थर्मोडायनामिक्स स्टेट में, सिस्टम थर्मोडायनामिक स्टेट में कब कहलाएगा? जब ये T1 का T1 ही रहे, P1 का P1 ही रहे और V1 का V1 ही रहे। अगर इसमें से एक भी आप चीजें चेंज हो गई तो फिर ये थर्मोडायनामिक स्टेट में नहीं कहलाएगा। जो जैसा था, जैसे मान लो ए का कोई टेम्परेचर फिक्स था, अब वो जब प्रोडक्ट में बना तो भी उसका टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, ए का कोई उसके साथ बीच में क्या हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे फर्स्ट से और लास्ट से मतलब है। जो दिया था, क्या उसी कंडीशन में आपको जो मिल रहा है वो उसी कंडीशन में मिल रहा है तो वो थर्मोडायनामिक स्टेट में कहला रहा है, अदरवाइज वो थर्मोडायनामिक स्टेट में नहीं कहलाएगा। धन्यवाद। बताइए मैम, चेंज तो होता है ना, तो मैं तभी तो बोल रही हूँ नहीं होना चाहिए। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम किसी भी स्टेट में तभी कहलाएगा जब सिस्टम को डिफाइन करने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, तब तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक स्टेट में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सारे एग्जांपल बताऊंगी, आपके जितने भी डाउट्स है मुझे पता है। आपका नाम क्या है? एक्चुअली इतना बड़ा नाम बोलना मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा ही है। ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स है वो क्लियर जरूर होंगे। आगे आगे चलते हैं, अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तीन कंडीशन हमारी बनती है, तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती है थर्मोडायनामिक्स। मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीन कंडीशन में आप पढ़ने वाले हो। पहला पढ़ते हो थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर आप लोग इसमें पढ़ते हो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और आप यहाँ पे पढ़ते हो कौन सी? मटेरियल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? गांधी, गांधी, ओके देन। चलिए, तो डन है यहाँ तक? क्लियर है? मैकेनिकल, थर्मल और मटेरियल, ये तीन तरह की इक्विलिब्रियम होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहलाएगी? कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कहलाएगा यदि जब सिस्टम के एक सिरे से, मतलब कोई सिस्टम, सपोज दैट ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर
हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यानी मैं कोई सिस्टम है ना, इस सिस्टम में ए से मान लो बी बन रहा है आप लोगों का, लेकिन इसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिस्टम में एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप देखो, राजस्थान का कोई अलग टेम्परेचर चल रहा है ना, इंडिया में भी अलग अलग टेम्परेचर चल रहे हैं हर जगह। राजस्थान में भी इतने सारे आप लोगों की जगह है जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर चल रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूँ कि पूरे भारत का एक ही टेम्परेचर है, तो वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी सिस्टम में, पूरे सिस्टम का, चाहे आप ए से बी बनाओ चाहे एफ बनाओ, मुझे मतलब नहीं है, कोई एक सिस्टम है जिसमें रिएक्शन हो रही है, उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए फर्स्ट से लेकर लास्ट आप लोगों के लिए सिचुएशन तक। बात समझ में आया? तब तो हमारा सिस्टम कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ होता है? ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, 10th 9th 10th में पढ़ते हो आप ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि सिस्टम के अंदर आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मतलब इस सिस्टम में टेम्परेचर का कोई भी अब वैल्यू नहीं है। टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में था वही लास्ट में आएगा। तो टेम्परेचर को मैं एज ए स्टेट वेरिएबल काउंट करती हूँ भी हूँ और नहीं भी करती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपको सामने से बोला थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर को आप नहीं मेंशन करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? क्योंकि कांस्टेंट चल रहा है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक। अभी करेंगे, डन है यहाँ तक। अब मैं बात करती हूँ सेकंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्क को लिया गया है। किसको लिया गया है? वर्क को लिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, सिस्टम में प्रेशर है ना, वॉल्यूम वर्क नहीं होना चाहिए। सिस्टम में क्या नहीं होना चाहिए? प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होना चाहिए। 3 लाइन बोलिए, प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगी प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मटेरियल इक्विलिब्रियम, इसमें आप लोग बेसिकली मैं अगर बात करूं तो दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। एक पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम और एक पढ़ते हो फेज इक्विलिब्रियम। कौन कौन से इक्विलिब्रियम पढ़ते हो? दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, एक पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ते हो फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम फेज रूल में जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? पहली कंडीशन, सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिस्टम आपका क्लोज्ड होना चाहिए, बिल्कुल पैक सिस्टम होना चाहिए। कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया? यस और नो? यस। अब ध्यान से सुनना, सिस्टम अगर पैक है तो जो आप लोगों के लिए सिस्टम की जो कंसंट्रेशन है, या मैं बोलूं कंपोजिशन जो है सिस्टम का, वो थ्रू आउट सिस्टम एक जैसा रहेगा। जब तक प्रोसेस चलता रहेगा वो एक जैसे ही रहेगा। यस और नो? जो आपने सिस्टम लिया है, जो भी, मैम आई एम कंफ्यूज विद दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव डाउट। बोलो भाई क्या डाउट है, करो अपने डाउट को टाइप। ठीक है, मटेरियल के लिए मैं क्या बोल रही हूँ, थ्रू आउट सिस्टम आप लोगों के लिए सिस्टम का कंसंट्रेशन एक जैसा रहना चाहिए। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? आप लोग क्या पढ़ते हो? C इक्वल्स टू एम अपॉन वी। ये एम पता नहीं क्या बन गया। हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। मास में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। और वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आया? क्या बोला? सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन थ्रू आउट सिस्टम एक जैसा रहेगा मटेरियल इक्विलिब्रियम में। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम बता रही हूँ, फेज इक्विलिब्रियम नहीं बता रही हूँ। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थ्रू आउट सिस्टम कंसंट्रेशन या कंपोजिशन आपका एक जैसा रहता है। मास को मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिया? कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है मास में, बिल्कुल कंटेनर पैक कर दिया है मैंने। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आपके लिए समझ में आ गया? डन है यहाँ तक? मिस गांधी आपका आया नहीं, डाउट क्या था? अब ध्यान से सुनना, थर्मोडायनामिक स्टेट में सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं थर्मोडायनामिक स्टेट पढ़ रही हूँ तो सिस्टम आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ही प्रेजेंट होगा। या तो कई जगह टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा, किसी जगह प्रेशर आ जाएगा, किसी जगह वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही पूरी चीजें हम लोग सॉल्व करने का सॉल्व करके देखते हैं। डन है यहाँ तक?
अब बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स भी बोलोगे आप लोग उसको और स्टेट वेरिएबल्स भी बोलोगे। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, या हम बात कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स की। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स बोलो या स्टेट वेरिएबल्स बोलो, दो तरह के होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से? एनीवन? ये बेसिक है, ये होना चाहिए यार, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाई मैं बढ़ा रही हूँ। बताइए। नो वन? कोई नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो यार। वेरिएबल्स यानी मैंने भी बताया ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, किसी स्टेट को डिफाइन करने वाली टर्म्स आपकी वेरिएबल्स कहलाएगी। स्टेबिलिटी होने के लिए टेम्परेचर शुडंट चेंज, बट हियर डिफरेंट इक्विलिब्रियम अंडर थर्मोडायनामिक्स shows variables another change। मैंने आप लोगों के लिए चेंज की तो बात करी नहीं ना, मैंने तो ये बोला है कि थर्मल इक्विलिब्रियम जब भी लोगे तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, बाकी से मुझे मतलब नहीं। एक एक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं तीनों चीजों को अलग अलग नहीं समझा रही। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जब भी बात आएगी तब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम की जब भी बात आएगी तो आप लोगों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैंने ये नहीं बताया है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रख रही हूँ लेकिन बाकी चेंज कर रही हूँ, मैंने उसके बारे में तो बात ही नहीं करी, वो तो जब मेरे क्वेश्चन आएंगे तब समझोगे आप लोग, अभी थोड़ी समझ जाओगे, अभी तो हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाना हम बाद में सीखेंगे। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मटेरियल इक्विलिब्रियम में आप लोगों के लिए मास में कोई चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। बेसिकली मैं ये चीजें डन है। चलिए, अब मैंने बेसिकली आप लोगों से पूछा है, ओके जब क्या लिखा है, अब ये किसने भेज दिया इमोजी? तो अच्छा, मैं ये स्टेट वेरिएबल्स पूछूंगी। अरे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंसेंटिव होता है और एक एक्सटेंसिव होता है। आगे यार, सिंपल सी बात है, वो प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं और उसको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। बिल्कुल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, आजकल स्टेट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है। क्यों बोल रही हो भाई प्रॉपर्टीज? क्या वॉल्यूम, टेम्परेचर यही तो है, यही तो मेरे वेरिएबल्स है। मैंने प्रॉपर्टी ना बोल के मैंने वेरिएबल्स पूछ लिए, बात तो एक ही है। आई बात समझ में? अब मैंने वेरिएबल्स इसलिए पूछा है क्योंकि डिफाइन कैसे कर रहे हो आप लोग? आप लोग डिफाइन कर रहे हो टेम्परेचर, ये जो वॉल्यूम, मास, इन्हीं को तो डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो ये वेरिएबल्स ही तो है, इन्हीं को मैंने यहाँ बोल दिया। कंफ्यूजन तो एग्जाम में इसीलिए तो होता है, आते हुए भी हम लोग छोड़कर आते हैं। अगर ये चीज वहां पे पूछी हुई होती तो आप छोड़कर आते डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों को आपने क्या पढ़ा है, क्वांटम मैकेनिक्स की तरह लग रहा है मैम। सीएसआईआर, सीएसआईआर पर यहाँ से कितने मार्क्स आते हैं? यहाँ से लगभग 10 मार्क्स के लगभग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? हाँ मुझे पता है आपने प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आपकी ये प्रॉपर्टीज होती है ना तो आप छोड़कर आते कि ये वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स आप डेफिनेटली छोड़कर आते। घर पर आकर आप समझते, आपको फिर भी समझ में नहीं आता, की देखकर समझते तो भी नहीं समझ में आता, फिर क्या करते हैं? लास्ट टाइम का एजुकेटर के पास जाने का कि मैम ये आंसर ऐसा कैसे हुआ, ये सर ये आंसर ऐसे कैसे हुआ, फिर आपको समझ में आता कि अरे इसको ये भी बोलते हैं। तो अब ये गलती नहीं होगी, हमेशा याद रखना इसको स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सिर्फ प्रॉपर्टीज जरूरी थोड़ी आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी। आप लोगों को ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप इंसेंटिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिफाइन क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को, प्रेशर को, इनको तो डिफाइन कर करके अलग अलग लिख रहे हो।
कि ये इसमें आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो बात तो वही है। और वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या है, हमारे वेरिएबल्स ही तो है, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्टीज ना बोलकर वेरिएबल बोल दिया। डन है सुमन? चलिए, अब आप वेरिएबल्स बोलते हो, वेरिएबल्स की जगह आप लोगों को फंक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बार। आई बात समझ में? आप लोगों को फंक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर मैंने स्टेट वेरिएबल्स बोल दी ना, प्रॉपर्टीज की जगह थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोलती, तो आप दोनों बता देते। वहां पर आपको वेरिएबल्स की जगह फंक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है। थर्मोडायनामिक फंक्शन क्या होगा, समझ में आया? अरे फंक्शन का मतलब क्या हो गया, वही टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इन्हीं का तो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अरे क्वांटम में यही तो पढ़ा है हमने। वहां पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, और कुछ थोड़ी करते हैं। वही dx बाय dt, वही चीजें सारी काम में आने वाली है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, या वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं? वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो आपकी साइज पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? साइज पर डिपेंड करते हैं। साइज का मतलब अमाउंट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। किस पर? अमाउंट क्या है उस सिस्टम का, उस पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे इंटेंसिव कहलाते हैं। बात क्लियर है? लेकिन यह सिस्टम की नेचर पे डिपेंड नहीं करते कि सिस्टम कैसा है। इंटेंसिव डिपेंड नहीं करती है, पक्का नहीं करती है। अब आप श्योर हो? श्योर हो? एक्सटेंसिव करती है, एक्सटेंसिव करती है, पक्का? एक बात बताना है ना, एक बात बताना। आप बोल रहे हो, चलो इसके एग्जाम्पल बताओ पहले, तो मुझे क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, मैं आप ही की भाषा को सही करती हूँ, आप ही की चीजों को सही करती हूँ। आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, क्या टेम्परेचर एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? इंटेंसिव है। अब मुझे बताना, टेम्परेचर आप लोगों के जो अमाउंट है उसकी प्रॉपर्टी है या नेचर है? उसका अमाउंट है या नेचर है? दैट मीन्स उसकी साइज है या उसका नेचर है? टेम्परेचर किसी भी प्रोडक्ट का नेचर है या उसकी साइज है? नेचर है, मानते हो? क्या इसी के बेसिस पे आपने मुझे अपना आंसर बोला है? अब सुनना मेरी बात, मुझे पता है आप लोग गलती कहाँ करोगे, मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। मैंने दो लाइन बोली है आपको, सुनना। मैंने आपको दो लाइन बोली है कि थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, मैंने कितना ले रखा है नहीं करते हैं। क्या बोला है? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन सिस्टम के नेचर पर डिपेंडेबल है। अमाउंट का मतलब, मान लो मैंने 20 ml ले रखा है, एक मैंने 100 ml ले रखा है, ठीक है। नेचर, मैं बेसिकली आप सबसे पढ़ती हूँ, नेचर पे डिपेंडेबल होती है। तो नेचर पे आप लोगों का क्या क्या, नेचर क्या क्या होता है? किसी का वॉल्यूम कितना है, किसी का प्रेशर कितना है, मास कितना है, टेम्परेचर कितना है, इनमें से कोई ना कोई उसकी नेचर बताएगा। यस और नो? है ना? तो आप लोग बेसिकली इंटेंसिव के एग्जांपल्स बताओ। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, डेंसिटी हो गया। मैम डायग्राम से दिखाइए, मैम डायग्राम से दिखा दिया। यहाँ पर क्या होता है अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है? बिल्कुल एक स्लाइड है आपके लिए। टेम्परेचर, प्रेशर आप लोगों के लिए, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, ये सारे क्या हो गए? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है? डन है यहाँ तक? इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज आपके खूब सारे हो गए ना। हम लोग इलेक्ट्रो में, चलो क्या पढ़ते हो, ई नोट सेल, ई सेल, याद आया कुछ? डायरेक्ट पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें भी पढ़ते हो। वो वाली भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी?
बिल्कुल। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा और कोई बता सकता है मुझे? मोलर डेंसिटी, ओके। और कोई? पीएच, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, सब्लिमेशन। कितने सारे टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, है ना, पोटेंशियल, आप लोग सॉरी पार्शियल मोलर, आप लोगों ये भी पढ़ते हो। तो प्रॉपर्टीज, तो ये सारी हमारी क्या हो गई, जो उसके नेचर पे डिपेंडेंट कर रही है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? नेचर डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है? नेचर डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है? नेचर पे डिपेंड करना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है? अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे। यार मेरा नेचर कुछ और है, आपका नेचर कुछ और है, मेरे मम्मा पापा का नेचर कुछ और है, मेरी सिस्टर का नेचर कुछ और है ना, सबका अपना अपना नेचर है। तो नेचर डिपेंडेबल का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अलग अलग नेचर शो कर। बात समझ में आई यहाँ तक? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अब हाँ ना तो बोल दो यार। अब देखो यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है। नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर, आपके ऊपर। सामने से आप मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है भाई साहब? क्या वो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है? अमाउंट, क्या उसकी, सॉरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है क्या वो अमाउंट पे डिपेंड करती है? यस और नो? करती है? पक्का है? एग्जाम्पल बताओ जिसे अमाउंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि मुझे तो एग्जाम्पल से पढ़ने की आदत है। अगर अमाउंट पे डिपेंड करती है तो एक दो एग्जाम्पल बताओ। ओके, मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, हीट कैपेसिटी हुई, फोर्स हुआ, है ना, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं आप लोगों के लिए? बेसिकली अमाउंट, आप लोगों के लिए जो जो सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। डन है यहाँ तक? क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज हमेशा याद रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे होती है? एडिटिव नेचर की होती है। पढ़ा है? यस और नो? अरे बोलो यार, नहीं पढ़ा? हल है, ये तो बहुत इजी है। देखो, एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं आपको 10 ml, आपने ये सॉल्यूशन लिया, 10 ml ये सॉल्यूशन लिया, एक मिक्सचर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री में तो ये तो पढ़ते हो, 10 10 ml मिक्सचर कर दिया। अब उसके बारे में पूछा जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये चीज भी देखते हैं ना हम लोग। तो 10 ml अगर ले रहे हैं, 10 ml ले रहे हैं, तो उसको प्लस करके मेरे पास जो बना है वो 20 ml ही तो है। यस और नो? तो मैंने ऐड ही तो किया है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको एडिटिव नेचर की। जबकि आप लोगों के लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की नहीं होती। मैं ऐसे बोल रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका है, इन दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो ये टेम्परेचर बढ़ता थोड़ी, कुछ और ही आता है, ऐड करने वाला टेम्परेचर नहीं आता है, पता नहीं क्या ही आता है। देखा है ना कभी? मॉलिक्यूल्स को कभी मिलाकर देखना, ठीक है, कुछ और ही मिलता है हमें। ऐड करने के बाद में तो पता नहीं हमें क्या मिलना चाहिए था, पर वो नहीं मिलता। 75 मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलती, पर भगवान जाने क्या मिलता है, सारा गुड़कों पर बराबर हो जाता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर नहीं रखती, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर रखती है, याद रखना। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे एक चीज बताओ, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम क्या होता है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली, जैसे उसका रेशियो मान लीजिए एक्स वाई ले रही हूँ, या फिर आप लोग बोल सकते हो डी एक्स और डी वाई। अगर मैं ये कर रही हूँ तो इनका सम होता है इंटेंसिव। कैसा होगा? इंटेंसिव, बिल्कुल सही है। कैसा होगा? इंटेंसिव। अब ध्यान देना, मैंने बिल्कुल, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम कैसा होता है? इंटेंसिव होता है। बट दिस रेशियो डिफाइन एक्सटेंसिव पार्ट, लेकिन ये रेशियो डिफाइन किसमें किया गया? एक्सटेंसिव, क्योंकि भाई सम करके देखना है हमको। और आप लोग इसको सम नहीं कर सकते, इसको तो फिर भी आप लोग सम कर लोगे इजीली। जैसे मान लो मैंने आप लोगों के लिए एक्स वाई आप लोगों को ले रखा है, जैसे सपोज दैट मैंने ले रखा है मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों एक्सटेंसिव है, इनका रेशियो क्या आता है? ये जो भी करना है आपको, आंसर क्या आएगा? इंटेंसिव। अरे वर्डिंग में बताओ क्या आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम किससे करते हैं? अभी बता रखा है,
C इक्वल्स टू m अपॉन v कंसेंट्रेशन से। ये डेंसिटी कौन लिख कर दे रहा है? मैम उधर बारिश है क्या? इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ हल्की हल्की है, तभी तो मैं बोल रही थी। एक बार रिफ्रेश करो। क्या होगा यहाँ पर? कंसेंट्रेशन। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अगर मैंने मान लीजिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम ले लिया तो इसका क्या आता है? सम मोलरिटी, और मोलरिटी में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बात क्लियर हुई मेरी? मैंने सिंपल से एक चीज बोला है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर रेशियो की बात करोगे, सिंपल से रेशियो ले लो आप, तो है ना, आप ऐसे ज्यादा समझोगे। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अगर रेशियो की बात करोगे तो उसका आंसर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, लेकिन उसमें लिखते नहीं है क्योंकि उसको हम कर नहीं सकते। यहाँ पे कर कर उसका आंसर वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मास अपॉन वॉल्यूम बोला, मास आपकी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव, आंसर आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई फटाफट से। चले हम लोग, अब कल हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग रीजनिंग पे जाने वाले हैं। ये जस्ट जनरल थिंग्स थी, अब याद रखना इन चीजों को। ठीक है, कल हम बात करेंगे इस बिहाफ पर आपकी रीजनिंग क्या क्या बनती है। ठीक है, तो 5-10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आराम से, आप ही करोगे, एक करके बताऊंगी, बाकी बच गए जितने वो सारे आप करो। इतनी जल्दी हो गया क्लास? बिल्कुल इतनी जल्दी क्लास का टाइम हो गया है। चलिए गाइस कल फिर मिलते हैं। कल दोनों क्लासेस आपकी थर्मोडायनामिक्स की है, तो प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।